बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में एहतिसाब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई है और इस अमर की तस्दीक़ खुद हुकूमत भी करती है, लेकिन हुकूमत ऐसे आदाद शुमार भी वक्फे वक्फे से जारी करती है जिससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। हुकूमत ये भी ऐलान कर चुकी है कि महंगाई भी 2-3 महीनों की मेहमान है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए ये सारी बातें हज़म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मईशत के सारे इशारे ठीक हो रहे हैं तो फिर महंगाई का मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? आवाम के इस तज़ब्ज़ुब के अलावा सदारती निज़ाम पर शुरू होने वाली बहस पर भी बात करेंगे। क्या ऐसी बहस सिरे से गैर ज़रूरी है या निज़ाम की बेहतरी के लिए ऐसे मौज़ूआत पर बातचीत होनी चाहिए? और तीनों बड़ी सियासी जमातें मुल्क के मसाइल का हल किस निज़ाम में देखते हैं? दूसरी तरफ ठंड का मौसम ख़त्म होने के करीब है और अपोजिशन की सरगर्मियाँ भी बढ़ने लगी हैं। लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीक पर सलाह और मशवरे भी शुरू हो गए हैं। अपोजिशन आइंदा क्या लाहेअमल बनाती है, इन सब के ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं सर कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के निज़ाम में कई खामियां हैं, ये तो बात करती रहती है, इसके ऊपर इशारे भी देती रहती है। ये खामियों को ख़त्म कैसे किया जाता है? ये निज़ाम तब्दील करके चीज़ों को परखा जाता है? आपके ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम की खामियां दूर करना बेहतर ऑप्शन है या फिर सिरे से ही एक नया निज़ाम बना दिया जाए? क्योंकि आपकी जमात ये कहती है कि हमें निज़ाम को ठीक करने का इख्तियार ही नहीं मिलता। अब कोई अपना इख्तियार देता तो नहीं है ना सर, लेना पड़ता है, और लेने के लिए निज़ाम की तब्दीली एक अच्छा ऑप्शन नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, निज़ाम वही ठीक है जिससे महंगाई ख़त्म हो, जिससे गरीब लोगों के मसले ख़त्म हो, मिसाइल ख़त्म हो और पाकिस्तान से गुर्बत खैर आबाद हो। और एक ही तरीका है उसका, और वो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन करने के बड़े डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जब तक डेमोक्रेसी स्मूथ, फ्री, फेयर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इलेक्टोरल गवर्नमेंट टू अनदर नहीं होगी, जब तक ये प्रोसेस डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगी, जब तक हुकूमतें जो हैं वो सिलेक्टर्स और इन लोगों की बनाई हुई या इस्टेब्लिशमेंट के या किसी भी मोहरों की लगाई हुई और मर्जियों से लोग नहीं आएंगे, तो इनके बगैर देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड। और आपका सिस्टम वही अच्छा है जो डिलीवर कर सके, पाकिस्तान की आवाम का पल्स को समझ सके और गुर्बत और पाकिस्तान में जो बुरा हाल कर दिया है उसको हल करे। और दूसरा, देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट यहाँ जब गलत हो तो सब कहते हैं कि गलत है, उंगलियां पॉइंट करते हैं, और जब ठीक हो तो क्रेडिट लेने वाले हज़ार आ जाते हैं। जब गलती हो तो जो लोग, जो चीज़ें, जो इदारे इन्वॉल्व होते हैं वो अकाउंटेबल हों, और जब मतलब इफ द थिंग्स आर गोइंग इन द राइट way, so then all those who have done the right should be applauded and should go, democracy should strengthen and go forward in the same direction. ठीक। अच्छा रमेश कुमार साहब, वज़ीर आज़म निज़ाम के अंदर मौजूद माफियाज का जिक्र करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, सियासतदानों की करप्शन पर बात करते हैं। अब निज़ाम तो अफराद ही बनाते हैं ना रमेश कुमार साहब, और वो अफराद जो दस्तयाब होते हैं, क्या आपको लगता है कि इन अफराद के साथ ही आप निज़ाम तब्दील करते हैं अगर, तो कोई फ़र्क डाल पाएंगे? देखिए, हमेशा कोई न कोई ऐसे प्रेसिडेंट लिया जाए कि कौन से मुल्क हैं जो बाद में आज़ाद हुए और वो कैसे तरक्की करके गए, उसके इश्यूज़ क्या थे, उनकी विजन क्या थी, तो आप उसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको सदारती निज़ाम को जिसको ये कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। सदारती निज़ाम भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री निज़ाम भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है। मगर जहाँ जहाँ पे सदारती निज़ाम था वो हमारे मुल्कों के आज़ाद होने के बाद भी अगर आज़ाद हुए या जो ट्रबल में थे वो मुल्क बहुत तरक्की करके गए हैं। अच्छा। तो एक डिस्कस ज़रूर हुआ है हर जगह पे, मगर अब इसके अंदर इशू ये आता है कि ये जो निज़ाम है इसके अंदर पाकिस्तान को सूट इस वजह से ये करता है कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है बड़ा और बाकी 3 सूबे हैं छोटे। तो कभी भी उस सदारती निज़ाम के अंदर जो 3 सूबों से जो नुमाइंदगी है उसका चांस बहुत कम बन सकता है। सिर्फ एक हो सकता है कि अगर कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा या इमरान खान साहब जैसा कोई लीडर हो जो भली पंजाब से नहीं हो मगर उनकी पॉपुलरिटी जो है वो ऐसी है, नहीं तो आपको पंजाब से ही जो है वो लीडर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस वक्त अगर प्रेसिडेंशियल अगर सिस्टम होता है, अगर उस सिस्टम में जाते हैं तो आपको मुकाबला जो है
वो आपको सिर्फ शहबाज शरीफ और खान साहब में नजर आएगा, मगर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उधर नहीं आ सकेगी। मतलब पीपुल्स पार्टी हुई, जमीयत हुई, ये हुई, वो कोई नहीं आ सकेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको मैं नहीं समझता हूं कि लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर ऐसा कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है जहां पे ब्लैकमेलिंग खत्म होती है, जहां पे एक अवाम से डायरेक्ट अगर कोई आके, एक ही नुमाइंदा आके और अपनी टीम बनाता है, जैसे अमेरिका में बनती है, जैसे चाइना बनती है, तो मैं समझता हूं, जैसे टर्की है, जैसे मलेशिया है, तो मैं समझता हूं कि वो सिस्टम जो है उसके कंधों के ऊपर जो वजन होगा और ज्यादा होगा, और वो अगर किसी भी ब्लैकमेलिंग से हटके जो है वो बना सकता है अपनी टीम और अच्छी। यानी आपके ख्याल में सदारती निजाम इस मुल्क को सूट करता है डॉक्टर साहब? देखिए, उसका जो वजन होगा इंटरनेशनली, अगर एक 22 करोड़ की आवाम में से 11 करोड़ वोट हो, और 11 करोड़ वोट में से अगर एक बंदा डायरेक्ट, देखिए इस वक्त पार्लियामेंटी निजाम के अंदर उस बंदे के मतलब एक तीर के ऊपर, बैट के ऊपर या शेर के ऊपर सिर्फ वोट नहीं पड़ती है जी। उस कैंडिडेट की भी एक क्रेडिबिलिटी होती है। मगर जब एक बंदा जो पूरे पाकिस्तान से आवाम से डायरेक्ट वोट ले और 4 करोड़ वोट ले ले, 5 करोड़ वोट ले ले, तो उसकी एक, उसका वजन, उसकी हैसियत दुनिया के अंदर एक होगी कि यार ये जो अब वाकई इतना बड़ा पॉपुलर लीडर है, और उसका जो मेरे ख्याल में जो साउंड है वो पूरी दुनिया में उस तरीके से सुना जाएगा। तो अगर इसके ऊपर, मगर ये ऐसे मुमकिन नहीं है, इसके मुमकिन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और विथ कंसेंसस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अगर एक भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बलोचिस्तान है, जैसे केपीके है, जैसे सिंध है, क्योंकि ये एक फेडरेशन है, अगर सिंध से अगर कोई सिंधी आके जो है वो केस कर दे कि भाई मेरे राइट्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये इतना जो है वो ये पंजाब का ये वोट हो जाएगा, बलोच आके इस तरीके से, तो फिर एक कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाएंगी। अच्छा, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसको अगर डिटेल में डिस्कस किया जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मने हुए सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ जरदारी साहब हैं, मियाँ साहब वाले हैं, खान साहब हैं, सारे जो मने हुए सियासतदान अगर बैठे हैं इसके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि आज अगर वो सिस्टम आता है तो सबसे ज्यादा इस वक्त सिस्टम जो है वो मैं समझता हूँ पीएमएलएन और पीटीआई को सूट करता है। चलें जी, पीएमएलएन और पीटीआई को सूट करता है, तो जी कादिर खान मंदोखेल साहब से भी पूछ लेते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। कादिर खान साहब, जिस तरह डॉक्टर रमेश कुमार कह रहे हैं कि ये एक बेहतरीन निज़ाम है और ये आपकी पार्टी को भी सूट करता है, नून लीग को भी सूट करता है, क्या पीपल्स पार्टी निज़ाम हुकूमत पर बहस की भी मुखालिफ है कि अब इस मुल्क के मुक़द्दर में सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ही चलेगा, इसके अलावा किसी निज़ाम पर आप बात नहीं करना चाहते, बात करना मना है? सर, आप तो ये निज़ाम अपनाएं जिस तरह डॉक्टर रमेश कुमार कह रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सूट कर जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन के तहत असम्बलियाँ चल रही है, सदर भी पाकिस्तान का मौजूद है, वज़रा-ए-आला भी मौजूद है, और ये अचानक से ये शोशा सोशल मीडिया पे और टीवी के ऊपर इश्तिहारात, तो कोई साजिश से कम तो नहीं है, नंबर एक बात। अच्छा, खुद अगर डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने बाज़ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उसने अच्छी बातें की है, लेकिन उसने ये भी साथ कहा कि पंजाब के अलावा कोई नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद पंजाब के खिलाफ साजिश है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सिंध से कट जाएगा, बलूचिस्तान से कट जाएगा, पुख्तनख्वा से कट जाएगा। आपको मैं दूसरा मिसाल देता हूँ। सही, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार में हर साल, यानी सुप्रीम कोर्ट बार में इस वक्त 3000 के लगभग सुप्रीम कोर्ट को वकला है, और उसमें मेजॉरिटी जो पंजाब के है, लेकिन उनके अंदर एक उसूल ये तय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार की भी और फेडरेशन की भी, एफपीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये तय हुआ है कि हर साल एक सूबे से सदर आएगा, तो अगर मेरिट पे हो या ओपन हो तो पंजाब के अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। तो क्या सदारती निज़ाम में ये क्लॉज आ सकता है कि हर सूबे में फेडरेशन की तरह या
सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन की तरह हर सुबह से हर साल एक आदमी नहीं आएगा या हर टेनोवर में, लेकिन नहीं। लेकिन सवाल ये कि दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बता दे कि जब असम्बलियाँ चल रही, मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब या दूसरे 342 की हाउस में मैं वो कौमी असम्बली की बात करूँ, देन सेनेट की और चारों सूबाई असम्बली की बात करूँ, अगर वहाँ हर इलाके से एक तबका एक नुमाइंदा मौजूद है असम्बली में, तो क्या वो बेहतर है या वो बेहतर है कि एक शख्स अगर मौजूदा सूरत हाल में कोई चीज़ रहे कि एक शख्स जो पहले ही नाकाम हो चुका है और उनके सदर पाकिस्तान लाने के लिए उसकी तैयारी करे हो, तो ये क्या आवाम के साथ और उन वोटर के साथ और इन हल्के के नुमाइंदगी से महरूम करना नहीं है? और फिर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि एक सिस्टम अगर चल रहा है, अगर एक हुकूमत नाकाम हो गई है तो री इलेक्शन का भी ऑप्शन है, अगर एक हुकूमत नाकाम हो गई है तो अदम एतमाद का भी एक वो है। तो इस मौके पे ये शोशा डालना प्री प्लान मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग ये इल्जाम तराशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आप लोग उंगलियां क्यों उठाते हैं कि जी ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये शोशा छोड़ दिया गया है सदारती निज़ाम का? अच्छा, अगर डिलीवर कर रहा है तो आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं आपको गिनवा दूं। मैं अपोजिशन की बात नहीं करूंगा, मैं एमक्यूएम जीडीए काफली की बात नहीं कर रहा हूं, खुद पीटीआई की जो एमएनएज है वो असेंबली में स्पीचेस में तो मौजूद रहता हूं, आपको सुनाई नहीं देता, उसको भी छोड़िए। काबीना के मेंबरान इस वक्त जो गैस का बहरान है, खुद परवेज खटक साहब ने हमाद अजहर को नाहल नहीं करार दिया काबीना की मीटिंग के अंदर, ये आपके सारी मीडिया ने उसको कोट किया है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ये सारी चीजें इस चीज के इंडिकेशन दे रहे हैं कि महंगाई हुरूज पे है, अगर इस चीज के इंडिकेशन दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हुरूज पे है, अगर ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बेरोजगारी इंतहा तक पहुंच चुकी है, अगर ये इंडिकेशन है कि जो वादे किए गए हैं कंटेनर पे चढ़ के उन सब में मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है, तो क्या इस चीज को इस तरफ ले जाने की इस वजह से कि ये शोशा अगर डॉक्टर रमेश कुमार साहब की बातें सुन ले तो वो खदशात भी जाहिर कर रहे हैं और एक तरह से हिमायत भी कर रहे हैं। तो आप मुझे बता दो कि अगर ये इलेक्शन हो जाए और पंजाब हर मर्तबा सदर आ जाए तो बाकी सूबे क्या करेंगे? हम ये नहीं कहेंगे आसिफ अली जरदारी जो हमारी कायद बेनजीर को शहीद किया गया, तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, और अगर पाकिस्तान कपे का नारा नहीं लगाता, आज मैं आपको बता दूं कि सिंध में अलहदगी की तहरीकें चल रही है और अभी भी चल रही है। वाहिद पीपल्स पार्टी है जिन्होंने सिंध को जोड़ा गया पाकिस्तान के साथ। तो क्या ये एक साजिश नहीं है कि पीपल्स पार्टी को भी दीवार से लगाया जाए और जमीयत को भी दीवार से लगाया जाए और पश्तूनख्वा मिली पार्टी को भी लगाई, एनपी को भी दीवार से लगाया जाए? आप कह रहे हैं कि जो सदारती निजाम के ऊपर बात हो रही है, सदारती निजाम के ऊपर बहस हो रही है, वो बिल्कुल बेमानी है, लाहासिल है, आप ये कह रहे हैं, और ऑपोजिशन जमातों का नाज़रीन मौका नजर आता है। मुझे एक साजिश आप कह रहे हैं कादिर खान मंदू साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कानून साजी और ऑपोजिशन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, एक तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला भी शुरू करने की बात कर रही है ऑपोजिशन, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दानियाल चौधरी, मुझे ये बताएं आप कि देखें मुस्लिम लीग नून तो इसकी मुखालफत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसकी मुखालफत कर रही है, और कादिर खान मंदू साहब ने तो ये तक कह दिया है कि ये साजिश है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार ने यह सजेशन दिया है कि ये एक बेहतर निज़ाम साबित हो सकता है। लेकिन आप ये बताएं कि अवामी मफाद में इसको कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर सदारती निज़ाम आता है, उसके समराज जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिनवा रही है, क्या अवामी सतह पर ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर पार्लिमानी निज़ाम ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है जिस तरह से भी चल रहा है आवाम के लिए? देखें जी, पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डाइसेक्ट करना कि आज ये हम कन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की आवाम या हम ये जो कन्वर्सेशन हम सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं
कि ये जमात फेल हो चुकी है, इसने गरीब का मसला नहीं हल किया। इसने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, लेकिन हकीकत में 20 मिलियन लोगों को इन्होंने बिलो द पॉवर्टी लाइन गिरा दिया। इन्होंने 1 करोड़ घर देने की बात की थी, लेकिन इन्होंने 5 मिलियन लोगों से नौकरियां छीन ली। और जब लोगों के खाने के लिए उनके पास पैसे ना हो, नौकरियां ना हो, सर छुपाने के लिए छत ना हो, तो लोग फिर ऐसी ऑल्टरनेट चीज़ को ढूंढते हैं। लोग ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। और आज जब ये हम कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं तो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हुकूमत नाअहल हो गई है, ये हुकूमत नाकाम हो गई है। पाकिस्तान की आवाम की ये पल्स नहीं समझ सकी। इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए और उस झूठी वादों की वजह से आपने अपने मुल्क की जमहूरियत को स्टेक पे रख दिया। ये ऐसी सेल्फिश गवर्नमेंट है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से आज वी हैव कम टू अ सर, लेकिन नाअहली की बात नहीं है। वो ये कहते हैं जो इस निजाम के हामी है, वो कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग से हम ब्लैकमेलिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए इस निजाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्लैकमेल किया जाता है इस निजाम में। तो सर यही निज़ाम था कि जब आपकी ग्रोथ 5.9 और 5.10 और 5.11 को टच करी थी, यही निज़ाम था ब्लूमसबर्ग, इकोनॉमिस्ट और दुनिया के तमाम जो थे क्या नाम है वो जो तज्जिया निगार थे इनके, वो कहते थे कि पाकिस्तान इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन। यही निज़ाम था और चाइना ने अग्री किया कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यही निज़ाम था कि दुनिया के हर मुल्क ने अपनी बेट्स जो थी पाकिस्तान के ऊपर और कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी और अब अपनी इकोनॉमिक वॉर में पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द रीजन। रुपया आपका स्ट्रेंथन हो रहा था। आज इनकी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, बैड मैनेजमेंट की वजह से हम पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर क्यों क्वेश्चन डाल रहे हैं? हाँ, डिबेट्स, देयर शुड ऑलवेज बी अ रूम टू डिबेट्स, देयर शुड बी ऑलवेज डिबेट्स। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन क्या करती है? डिबेट्स। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है मिल बैठ के बैठना और फैसले करना पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों के लिए। ठीक है कादिर खान मंदोखेल साहब, क्या इस डिबेट के जरिए जो ये डिबेट अभी छेड़ी गई है, बहस अभी छेड़ी गई है सदारती निजाम के हवाले से, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि कौन इसकी मुखालफत में है और कौन इसके हक में है, इसको जरा गेज किया जा रहा है, आप समझते हैं? मेरे ख्याल में फवाद ज़ैदी साहब, आपकी एक जुमले ने पाकिस्तान की आवाम को आपने खुद ये क्लियरली बता दिया है कि ये सदारती निज़ाम किसके लिए लाया जा रहा है। आपने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया है कि जमहूरियत में या इस पार्लिमानी निज़ाम में ब्लैकमेलिंग की। और पिछले हफ्ते की बात है कि जब काबीना के इजलास में परवेज़ खटक साहब ने इमरान नियाज़ी साहब को बोला कि आपको मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तो इमरान नियाज़ी साहब ने उनको कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी एक ऐसा शख्स जिसने क्रिकेट भी एज ए डिक्टेटर की तरह चला है। मुझे उस वक्त याद है, आप तो बच्चे होंगे उस वक्त, जब PTV में ये गाना चलता था और इमरान कर भैया, और ये वही इमरान है जो आज पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अगलों ने बना दिया है। पश्तो की एक कहावत है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा। अगलों ने इनको जानमाज पे तो खड़ा कर दिया है, अगलों ने इनको वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी तो पहना दी है, अब चलाएगा कौन। और फिर जब उसको उसके नहीं जमहूरियत का हुस्न है, मैं तो अगर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, तो जमहूरियत का हुस्न ये भी है कि जब आपके अपने काबीना के मेंबरान, आपके अपनी MNAs असम्बली के अंदर आपको कहते हैं कि अगले 3 लाइन जो है ना ACL में डाल दो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं नूर आलम खान साहब की बात करूं जिसको शौकाज मिला है, उन्होंने ये कहा। मैं अहमद क्या नाम है, अहमद जवाद जो PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में, उसका हवाला दे रहा हूं, मेरे साथ एक TV चैनल है, उसने बोला कि आधे से ज्यादा काबीना जो ना वो बाहर पैराशूट से आया है। उसने ये बोला कि मौजूदा हुकूमत एक सर्कस है जिसमें जानवर भी इंसान भी, यहां तक उसने कहा। तो सवाल ये है कि जिस शख्स की अपनी काबीना में आधे से ज्यादा लोग पैराशूट से उतरे हो, जिसके अवामी नुमाइंदों से दूर दूर तक वास्ता नहीं हो, उसके बावजूद जो आधे लोग बचे हैं परवेज खटक जैसे, उनको वो बर्दाश्त करने के न करने के और इनको भी बिल्कुल एक तरफ करने के कि मैं बादशाह बनूं और मैं डोंगी राजा बनूं और मेरे खिलाफ जो ना कोई बंदा बोल नहीं। ये कमिटमेंट दें आप हमें सर कादिर खान मंदोखेल साहब, ये एश्योरेंस दें आप हमें। जी जी, क्या मैं कह रहा हूं कि आप इनको रिफ्यूज करेंगे, इन पैराशूटर्स को, ये एश्योरेंस दें आप हमें।
कल को जब आपकी हुकूमत आएगी। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, कहो तो मैं नाम एक एक बताऊं। ये शहबाज गिल कौन है, ये एहसान खावर कौन है, कभी पीटीआई ने देखा था? ये रमेश कुमार साहब जो कभी जिंदगी में हल्फ लेके बता दो कि आपने देखा था? और फिर ये फैसल वाडा कौन है, और ये आपका क्या नाम है वो फैसल वाडा तो बहुत पुराने दोस्त हैं इमरान खान साहब के, क्या बात कर रहे हैं? जिसको आपने जनाब, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये निजाम मुकम्मल तौर पे फेल है और मौजूदा हुकूमत फेल है। अगर कोई साजिशी टोला इसको सदारती शेरवानी पहना के और पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसलत करना चाहेंगे तो आप यकीन करेंगे, आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक रैली के एक मार्च की कॉल दी है, बगैर मार्च के पूरे पाकिस्तानी अवाम जो है ना, और तीनों सूबे बलोचिस्तान, सिंध और पुख्तनख्वा, याद रखना देखते हैं ये तीनों छोटे सूबे खामोश नहीं बैठेंगे साजिश के खिलाफ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप एग्री करेंगे जिस खान बंदोखेल साहब करें, इनके ऊपर अगर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करें, फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाना है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं फैक्ट्स के ऊपर जाता हूं, मैं ऐसी बात नहीं करता। और मैंने आपको एक डिफरेंस बताया, दुनिया का एग्जाम्पल बताया, मैं तो वो रिसर्च जो करता हूं वो मैंने बताया। मगर एक चीज जो एक अच्छी मुझे चीज जो नजर आई वो आई कादर भाई के कहने के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक रोटेशन बेस जैसे फेडरेशन में, जैसे बाहर में है, ये एक अच्छा प्रपोजल है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखें, जरदारी साहब है, चौधरी परवेज लाई है, खान साहब हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को लीड करते हैं, शहबाज, वो बैठे। देखिए, ये एक पार्टी की बात नहीं है, वो बैठे कि भाई हम ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर लेके, क्योंकि मुल्क पीछे जा रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी में आपको अभी आज क्लियर बता रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी मेजॉरिटी नहीं ले सकेगी। लेकिन इनके बैठने का रास्ता कौन बंद करता है डॉक्टर साहब, ये भी तो बताएं ना आवाम को। बात ये है कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर रेस्पेक्ट नहीं होगी, कहीं न कहीं पे शुरुआत में, आज का आपको मिसाल दूं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक 1.5 लाख था, कि बिल्कुल 1.5 लाख था। मैंने अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस किया, मैंने कहा ये 1.5 लाख हल है, जो नहीं, मैंने कहा मुझे ये मौका दे, मैं अब दोनों मुल्कों को। लेकिन सर बैठकर बात करने की तो बात 2 महीना, मियां शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तो बात की, उन्होंने कहा जी मुल्क की मसाइल का हल निकालते हैं, आइए बैठिए। तो कप्तान ने तो वो कैच ड्रॉप किया ना यार, सर। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बिलावल ने कहा, सही बात है बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूं एक तरफ आप बात करके मीडिया के ऊपर छोड़ दें, दूसरी तरफ आप पीछे से वो खंजर चलाते रहें, ये नहीं होगा। बात ये है कि आप एक माने कि भाई इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, एक सीरियस गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जैसे मुल्क के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, मियां साहब ने मीटिंग बुलाई तो पीटीआई चाहे कितनी भी दूर थी, मगर पीटीआई ने आगे ज्वाइन किया। आज मुझे बताओ कि प्राइम मिनिस्टर अगर कहता है कि मुल्क की जो ये सिचुएशन है, हम उसके ऊपर इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हैं, कभी नहीं बैठेंगे। ये आज अभी अपना कनकरन दे दें, कल हम इस इशू के ऊपर बात कर सकते हैं। यही तो आपसे नहीं पूछ होगा। रहे हैं कि क्यों नहीं बैठ पाते, क्या कोई रोक टोक है, कौन इनको रोकता है, कौन मना करता है? फवाद, यही तो सवाल है। देखिए, मैं ये नहीं कहता सर, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन का कसूर है, आप अगर इन मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन का कसूर है। कौन आपके साथ बैठेगा डॉक्टर साहब? एक तरफ आवाज आती है चोर और डाकू, दूसरी तरफ आवाज आती है नाहर और नालायक। पहले तो ये चीजें बंद होगी। मैंने आपको कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। चोर और डाकू आपकी तरफ से कहा जाता है, फिर नाअहल की आवाज आती है। सर, पहल आपकी तरफ से की जाती है डॉक्टर साहब। तो बस चाहे किसी की तरफ से पहल हो, मुल्क पीछे जाएगा। इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं हो सकती, और जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं होगी, हमारी इंटरनल यूनिटी नहीं होगी, हम अपने मुल्क के इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल, ये बात आपकी सही है, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि हमें ऑपोजिशन हुकूमत को मिलकर बैठना होगा, जब भी हम बेहतर तौर पर पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर कर सकते हैं। मुझे आगे भी बढ़ना है, चूंकि तहरीक अदम एतमाद की भी बात हो रही है। दानियाल चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक कोई चलानी हो या हुकूमत गिराने की अगर कोई बात करनी हो या कोशिश करनी हो, तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक पेज पर नजर नहीं आते। क्या वजह है? एतमाद का फुकदान है एक दूसरे के ऊपर, या फिर कोई मफादात का टकराव है? देखें जी, पहले तो मैं खाली एक चीज़ को ऐड ऑन कर लूँ कि रमेश
कुमार साहब की, मेरे भाई हैं, कि उन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि देखें सफ़र कौन कर रहा है, सफ़र मुल्क कर रहा है और आपकी आवाम कर रही है, और मुल्क पीछे जा रहा है। कोई भी चीज़ हो जो मुल्क को आगे लेके जाए, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर बैठ के बात करने के लिए, उसके वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, हमने बार बार ऑफ़र भी की और अभी भी करते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मफाद के लिए जो चीज़ है हम उसके लिए हाजिर हैं। हमारी जमात हाजिर है, हमारी जमात ने बार बार बात की, और यही बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी की। देखें, लेकिन अगर उस चीज़ को कोई सीरियस नहीं लेगा तो वो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो आज भी सेनेट का माहौल एक स्टेटमेंट दे के पूरे सेनेट का खराब कर देते हैं, एक स्टेटमेंट दे के आप पूरी पार्लियामेंट का निज़ाम खराब कर देते हैं। देखें, जब तक आप समझदारी के साथ, आप कंसेंसस के साथ और पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए और अपनी जो थ्रेट्स हैं इस रीजन में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उभर रही हैं, और आपको नज़र आया वो लाहौर में वो इस्लामाबाद का जो वाक़या था, और अगर आने वाले दिनों में शायद और शिद्दत इख्तियार कर जाएं कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल इतने दुश्मन हैं कि अगर हम मिल बैठ के इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान विल सफ़र एंड वी हैव टू गेट ऑन अ पेज वेयर दिस कंट्री नीड्स टू एक्सेल फ्रॉम दिस। दूसरी बात देखें, आपने जो बात की कि अदम एतमाद की, देखिए हमारा और पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा डिफरेंस था। हमारा डिफरेंस ये है कि हम कहते हैं कि इस जमात को हम सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहते। अच्छा। हम चाहते थे कि अवाम इनको बार बार हम इन्हीं की बातों से, इन्हीं के वादों से आईना दिखाएं, और ये वो पहलवान है जिनको आईना दिखा क्या करने के लिए निकल रहे हैं अपने सुने फिर अपने वजन से ये खुद गिरे। नाउ वी कम टू अ पॉइंट, वी रीच दैट पॉइंट कि आज इनके 4 साल पूरे हो गए हैं, आज आवाम की चीखें निकल गई हैं, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक तरफ नहीं जा रहा, करप्शन बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ उधर ही स्टेगनेंट है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, गैस आप टाइम पे प्रोक्योर नहीं कर सके, उसकी वजह से गैस का बहरान और वो बुरे हाल, ट्रांसमिशन लाइंस आप नहीं डाल सके, उसकी वजह से बिजली का बहरान शुरू हो गया, चीनी आप टाइम से प्रोक्योर नहीं कर सके तो वो उनको सब्सिडाइज नहीं कर सके, उसकी वजह से बहरान आ गया, आटा आपने बाहर भेज दिया और डबल कीमत का हो गया। हर चीज में एक बहरान, और उस बहरान के पीछे हुकूमत और हुकूमत के पीछे इनकॉम्पिटेंस। जब आप ये सब कड़ियां मिलाएंगे और आप देखेंगे कि इनके पास कोई तरीका और कोई चीज आगे नहीं है, और अगर अगले 1.5 साल के लिए भी या 1 साल के लिए भी हम इसी तरह खामोश बैठे तो पाकिस्तान विल एक्चुअली कम टू अ पॉइंट वेयर इट कैन नॉट स्टैंड अप अगेन। इन्हीं चीजों को देखते हुए, अवाम के प्रेशर की वजह से, अवाम की आवाज और अवाम की पल्स की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन पार्टीज ने फैसला किया है कि अब इनको खैराबाद करना है, और खैराबाद अपने सियासी किसी मफाद के लिए नहीं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान वीकन होगा। बिल्कुल ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, और लेकिन कल से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आर्गूमेंट भी हम ले रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के आर्गूमेंट भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ जो अभी तक डेवलप कर पाए हैं, जो हम सोच पाए हैं, जो हम देख पाए हैं, जो नतीजा हमने अखज़ किया है वो यही है कि एतमाद की कमी है, एतमाद का फुक़दान है दोनों साइड के ऊपर। और अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर कुछ काम करना है, तो दोनों को, अपोजिशन को और हुकूमत को मिलकर बैठना होगा और मसाइल का हल निकालना होगा, निज़ाम की बेहतरी के लिए मसाइल को ख़त्म करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और मुआशी तरक्की के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मुआशी शरह नमू के हवाले से हम बात करते हैं। जिस तरह 5.37 हुकूमत ये कह रही है कि उनके आदाद शुमार जिस तरह बता रही है कि शरह नमू में इजाफा हुआ है, लेकिन इससे महंगाई के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा? कादिर खान मंदुखेल साहब से हम ये पूछ रहे थे। कादिर खान मंदुखेल साहब, हुकूमत तो ये कह रही है कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है और अगले साल भी ये मईशत और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ पा रहा है। क्या वजह है इसकी? फवाद ज़ैदी साहब, इसका मिसाल मैं यूँ देना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी जेब में टक्का ना हो और मैं लाख रुपए आपसे लूँ, लाख चौधरी साहब से लूँ, लाख डॉक्टर साहब ले लूँ, तो मैं मालदार कहलाऊँगा? या मेरे घर के हालात देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं, या आप
तीनों से मैं लाख लाख रुपए लेके अपने अकाउंट में जमा कर दूं, जैसा सऊदी अरब से उन्होंने 4% सूद पे लिए 72 घंटे के अल्टीमेटम पे, तो क्या मैं मालदार हो जाऊंगा? क्या ये जो अदाद शुमार बता रहा है, क्या दूसरी तरफ मैं महंगाई की तरफ देखूं? क्या एक राशन की दुकान पे या आपके कैमरामैन इस वक्त जो मेरे सामने है, क्या इनसे मैं पूछूं कि ये राशन की दुकान पे जाते हैं तो उनको आटा कितने में मिलता है, चीनी कितने मिलता है, घी कितने मिलता है, और सारी चीज़ें। इवन को मैं आपको कॉफी बताऊं जो पाकिस्तान में 1% लोग भी नहीं पीते हैं, उसकी रेट भी देख लो। तो आप सवाल ये, चलो कॉफी तो बड़े लोगों की, मैं वो नहीं करूं बात, आम तौर पे जो लोग है, दवाइयां देखो 700% दवाइयां बढ़ी है। एक एक चीज, पेट्रोल आपके सामने, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में यही पेट्रोल था जो आलमी मंडी में $147 फी बैरल था, और हम दे रहे थे सब्सिडी के साथ आवाम में सिर्फ 106 रुपए में। आज आलमी डॉलर भी तो सस्ता था ना कादिर खान मंदोखेल साहब, ये फिर डॉलर वाली बात आ जाती है ना। तो डॉलर किसने महंगा किया है? तो डॉलर किसने महंगा किया है? पैसों रुपए के कदर किसने गिराया? मैंने तो नहीं गिराया, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो नहीं गिराया, इन्हें खुद गिराई ना। और फिर जब मुस्लिम लीग नून के दौर में इसहाक डार साहब ने जो डॉलर मेंटेन रखा, तो कह रहे जाली तरीके से, जादू के जरिए से। भाई आप भी कोई जादू मंतर कर ले, आप तो खुद कफील हो जादू मंतर में, तो कोई जादू शादू करके कोई डॉलर भी सस्ता करे, कोई रोटी भी सस्ता करे, कोई घी भी सस्ता करे, कोई नौकरियां भी दे दे, कोई मकानात भी दे, कुछ तो करो ना, कुछ तो करो, कोई जादू का कोई तो फायदा आप ले लो उसमें। सवाल ये सर, आर्गुमेंट ये आता है हुकूमत की जानिब से, वो कहते हैं कि आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही है, हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो इस वक्त भी वो कह रहे हैं इन हालात में भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। आलमी सतह में, दुनिया में आप यूरोप में जा लो, फी कस जो आमदनी हिसाब लगा लो, पाकिस्तानी 20,000 रुपए ज्यादा है। आलमी सतह में कि अगर कोई बंदा बेरोजगार हो तो हुकूमत बकायदा उसको पैसे देते हैं। आलमी सतह में जनूबी पंजाब की तरह जिंदा लोगों के हाथ पांव नहीं काटे जा रहे। आलमी सतह पे मरी जैसा वाक्य में जो पूरे रात बियार और मददगार रह के और 24 घंटे बाद हुकूमत वहां नहीं पहुंची जब 23 लोगों ने जान दे दी है। आलमी सतह पे इंसान की कदर है, आलमी सतह पे हर चीज के एक इज्जत वकार है। क्या उसको आप शुमार करें अपने साथ? आपने एक तरफ ये कर दिया कि वो अदाद शुमार, ये झूठे वजीर आपने बिठाए, और वो चाइना का रस्तू जिसको आप समझ रहे कि मेरी माशी टीम का सरगना होगा, चाइना का रस्तू असद उमर, वो तो आपको 6 महीने में फेल हो गया। जिस पीपल्स पार्टी को आप करप्ट कहते थे, उन्हीं के वजीर को लेकर आप हुकूमत चला रहे हो। वजीर खारजा पीपल्स पार्टी के दौर का, वजीर खजाना पीपल्स पार्टी का, वजीर इत्तलात पीपल्स पार्टी का, बाकी वजीर का। सवाल यही है ना कादिर खान मंदोखेल साहब, उनके आने से तब्दीली नहीं आ रही है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब जाने दें, क्या बना ये गाली गलोच का ब्रिगेड बनाने के अलावा आपने किया क्या 22 साल में? डॉक्टर रमेश कुमार साहब से पूछने देना कि इन्होंने क्या किया है। में बेवकूफ बना दिए, झूठा कर दिया आपने कंटेनर पे चढ़ के आवाम को गुमराह कर दिया। कह दो आज, ठीक है, कह दो आज के मैंने झूठ बोला था, मैंने आवाम गुमराह कर दिया। आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने इसको आवाज दी है। बिलावल भुट्टो का आपको याद है कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है, नहीं चाहिए तो पीपल्स पार्टी वाले नारो मांग रहे। ओ भाई एनआरओ हम नहीं मांग रहे, एनआरओ आपने अपने लोगों को दे दिया। आगे आप कह रहे हैं कि जी आप कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, आप मुल्क की खातिर इनसे बात करने के आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक ठीक है जी। ये बताएं डॉक्टर रमेश कुमार साहब कि आपकी हुकूमत ने तरक्की की शरह 5.37 तक पहुंचा दी है। रातों रात क्या ऐसा हो गया है कि शरह नमू तकरीबन 4 से 5.37% हो गई है? इस तरक्की का आवाम पर तो सर कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, फिर इस पर जश्न मनाने का क्या मतलब है डॉक्टर रमेश कुमार साहब? देखिए, पहली चीज तो ये कि ज़्यादा चीखने से, ज़्यादा कोई झूठ बोलने से, ज़्यादा कोई कहानियाँ बनाने से, ज़्यादा कोई बड़ी आवाज़ से बात करने से कोई जो हकीकत है वो तब्दील नहीं हो सकती। ब्लड प्रेशर जरूर हाई हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लोगों चाहे सर मैं यही तो हम कहते हैं पहले बात करने कादिर खान मंदोखेल साहब बात करने देना उनको, बात आप डॉक्टर साहब को बात करने नहीं, आप पहले बात करने दें, मेरे भाई है छोटे, पहले वो बात कर लें तो फिर मैं करता हूं। नहीं डॉक्टर साहब आप बोलें आपने बात करें, तर्जुमानी कर दिया, आप कंप्लीट करें सर, आपने मसले का हल निकालना है, आप हुकूमत है। तो मेन मसला ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो इस तरीके से जो चीख कर कहते हैं ना, लोग आजकल बहुत समझदार हैं, ठीक है। लोग अगर समझदार नहीं होते तो मुझे ये बताएं कि लोगों ने पहले आपने देखा कि क्यों की हुकूमत आई, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। ये जो कहते हैं ना इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, इंजीनियरिंग सिस्टम के ऊपर जितना कहा जाता है उतना इंजीनियरिंग सिस्टम नहीं होता। लोग खुद भी निकलते हैं बाहर, वोट देते हैं। मोहतरमा की शहादत हुई, मुशर्रफ नहीं भी चाहता था तो भी मोहतरमा की हुकूमत दलित गवर्नमेंट आई, आ गई।
सही। जब मोहतरमा की हुकूमत खत्म हुई, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने थी। देखिए, मैं तो 2002 से इन सारी हुकूमतों को देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि अब वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी उसकी प्रोग्रेस जो है उससे तो कम से कम इस वक्त अच्छी है। अच्छा, इस वक्त जो है परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। कैसे अच्छी है बताएं ना डॉक्टर रमेश कुमार साहब, कैसे अच्छी है? अभी चीनी महंगी है, आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा है, अशियाए जरूरिया हर चीज महंगी है, कैसे आपकी देखिए बात, मैं कहता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर अगर आप ये मसले देखेंगे, हर गवर्नमेंट के अंदर सारे क्राइसिस आए, मगर माजी में जो फैसले किए गए वो पब्लिक पॉपुलर फैसले किए गए, पाकिस्तान पॉपुलर फैसला नहीं हुआ। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए पाकिस्तान पॉपुलर फैसले हो रहे हैं, जिसके ऊपर अवाम के ऊपर लाजमी वजन आएगा। अगर इस तरीके से अवाम को खुश करने के लिए सब्सिडियां दें, सस्ती चीजें दें, पाकिस्तान का खजाना और बैठ जाएगा और हम कर्जी में डूबते जाएंगे। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि हम कब तक आईएमएफ से निकलेंगे। आज श्रीलंका को मैं देख रहा था, आईएमएफ को जो है वो मानने से इनकार कर दिया कि आईएमएफ के बाद हम नहीं जाते हैं। सही। मैं आपको बताऊं, आईएमएफ एक अच्छा रेगुलेटर इदारा है। हमें अगर अपनी मुल्क को अच्छी इकोनॉमी को लेके आगे बढ़ना है, हमें आईएमएफ की कंडीशन भी माननी चाहिए और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का दावा तो आप भी किया करते थे ना डॉक्टर रमेश कुमार साहब हुकूमत में आने से पहले कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम कशकोल को तोड़ देंगे। आप लोग भी तो इसी तरह के दावे करते थे। मैं खैर अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो माजी का हिस्सा है, सब रिकॉर्ड पर मौजूद है चीजें। तो फिर आप इस हवाले से मैं ये कहूंगा जी, इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि तजर्बा कम था और पॉलिटिकल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। अच्छा। और पॉलिटिकल अट्रैक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े ख्वाब दिखाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब भी अवामी मैदान के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो ये सारे मान गए आप। ये डॉक्टर साहब आपने कह दिया कि भाई आपने 20 सालों के अंदर फवाद 20 सालों के अंदर मैं वो बात करता हूं जो मैं पूरी कर सकता हूं, जो मुझे पता है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक और अपनी परवरिश के मुताबिक। जरा सोच समझ के स्टेटमेंट दें, कहीं आपको भी परवेज खटक की तरह कोई शोकॉज, नूर आलम की तरह कोई शोकॉज नहीं मिल जाए। फवाद ज़ैदी साहब, एक सवाल, देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल अट्रैक्शन के लिए ये सारी चीजें होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि आवाम के लिए हम करें, मगर मुल्क की हालात कादिर खान मंदोखेल साहब भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं, जल्दी से करने, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। चाहते हुए भी नहीं कर सकते। इजाजत दे दे। हाँ जी जी बोले। चाहते हुए भी नहीं कर सकते। एक सवाल इजाजत दे दे। क्या 126 दिन के धरने में वज़ीर आज़म साहब ने आवाम को गुमराह किया? क्या आवाम को सच बोला था उन्होंने? देखिए, ये छोटा सवाल है। मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने आज भी जितना उसको आवाम के लिए दर्द और एहसास है, बहुत कुछ करना चाहता है, मगर जो हालात है प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो मजबूर है कि उन हालात के होते हुए अपने वायदों को जो ना वो पूरा नहीं कर सक रहे। चलें जी, दानियाल चौधरी साहब से ही पूछ लेते हैं। कोशिश है। चलें जी, आप कह रहे हैं कि वादे पूरे करने के लिए हम कोशिश हैं, लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम है। मुझे दानियाल चौधरी ये बताएं। जी 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 फवाद, एक सवाल और ले। वो जंगल में एक बकरी का बच्चा शेर खाने लगा। अच्छा। और बकरी ने बादशाह सलामत से, मैं नाम नहीं लूंगा, बादशाह सलामत से दरखास्त की है कि शेर मेरा बच्चा ले गया। तो वो साहब जो ना एक चलाक दूसरे चलाक मार रहे थे, आखिर में शेर बच्चा खा गया। तो बकरी ने बोला मेरा बच्चा तो खा गया। तो बादशाह सलामत, मैंने कोशिश तो कर ली है, मैं क्या करूंगा। ये कोशिश की उन्होंने। कोशिश बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है। डॉक्टर रमेश कुमार ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हमने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर के लिए हमें वक्त चाहिए। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद थे, कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, दानियाल चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।